हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट हब। आज का वीडियो क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो है हमारा आंकड़ों का संग्रह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों के प्राप्त करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान। जब आंकड़ों के संग्रहण से लेकर निर्वचन तक की सभी क्रियाएं अपने कर्मानुसार पूर्ण हो जाती है तो यह प्रक्रिया सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। सांख्यिकी अनुसंधान केवल उन्हीं समस्या से संबंधित है जिनका संख्यात्मक विवेचना संभव हो, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे व्यय, आय, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। ये सब क्या होंगे तो संख्यात्मक विवेचना में आते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान केवल उन्हीं समस्या से संबंधित नहीं होती है जिनका संख्यात्मक विवेचना संभव ना हो। बुद्धिमत्ता, सुंदरता, लालच आदि ये सब क्या होंगे तो इन लोग संख्यात्मक नहीं हो सकता है। आंकड़ा किसी समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों के समूह के विस्तृत रूप को ही आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा के प्रकार। प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं संबंधित स्थान के संग्रह करता है एवं उपयोग करता है, तो इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ा को ही हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। द्वितीय या गोनक आंकड़ा वे आंकड़े जो किसी दूसरे के द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, कोई दूसरा विशेषज्ञ इन आंकड़ों का उपयोग करता है तो ये आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अंतर ज्ञात करेंगे कि प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े में क्या अंतर है। प्राथमिक आंकड़े इस अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, वो स्वयं एकत्रित करेगा, लेकिन द्वितीय आंकड़ा में ये आंकड़े किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा के द्वारा लिया जाता है। इस एकत्रित करने में अधिक समय, श्रम और धन लगता है, लेकिन द्वितीय आंकड़ा इन आंकड़ों के संग्रहण में कम समय लगता है, श्रम, धन सब कुछ कम लगेगा क्योंकि वो दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं। जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उसी उद्देश्य से आंकड़ा भी एकत्रित करेंगे, लेकिन ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य के लिए गए हो लेकिन वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं। प्राथमिक आंकड़ा इन आंकड़ा से किया गया अनुसंधान सही एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, लेकिन द्वितीय आंकड़ा से किया गया अनुसंधान संदेहास्पद होता है। ये जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। प्राथमिक आंकड़ा के संकलन विधियां। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच के द्वारा, स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता द्वारा, प्रश्नावली विधि द्वारा, डाक पत्र द्वारा या गणकों द्वारा अनुसूचित भरना। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा यह एक विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्र करता है। इसका क्या उपयोगिता है? उस क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त है जहां क्षेत्र छोटा हो, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो, जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो, जहां आंकड़ों को गोपनीय रखना हो, जहां अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहां सूचना देने से संपर्क करना आवश्यक हो। ये सब क्या होंगे तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में आएंगे। इसका क्या गुण है? इसमें प्राप्त आंकड़ों में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक इसका डाटा सही पाया जाएगा। एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े लिए जाने के कारण आंकड़ों में एकरूपता पाई जाती है।
इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में मौलिकता पाई जाती है। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय हो सकता है। इस विधि लोचदार होता है। जरूरत के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को घटा या बढ़ा भी सकता है। तो जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी होगा। तो इसका अवगुण क्या क्या हो सकता है? इस विधि बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर भी बना रहता है। विस्तृत क्षेत्र होने पर इस विधि से अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। श्रम, शक्ति और धन का प्रयोग होता है। इस विधि में समय अधिक लगता है। तो ये सब क्या था? तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का है। अब दूसरा देखेंगे आप, प्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा। यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तैयार प्रश्नों के द्वारा पूछताछ कर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि उपयुक्त होता है। इसकी क्या उपयोगिता है? जहां अनुसंधान संबंधी क्षेत्र बड़ा एवं विस्तृत हो वहां हो सकता है। जहां जांच देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, जहां सूचना देने वालों में अज्ञानता की संभावना हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति में प्रश्न पूछकर आंकड़े संभव करना असंभव हो। प्रश्नावली एवं अनुसूचित के द्वारा सूचनाएं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। यह दो प्रकार से हो सकता है। तो कौन कौन? एक, डाक विधि। इस विधि में तैयार प्रश्नावली कुछ सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है। जब यह सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचता है तो उसकी इन सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। इसकी क्या उपयोगिता हो सकता है? जब अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत हो तो हम लोग इसका प्रयोग डाक विधि के द्वारा करते हैं। जब सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो। इसका क्या क्या गुण है? इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है। ये आंकड़े मौलिक एवं विश्वसनीय होते हैं। इस विधि द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। इसका अवगुण क्या होंगे? इस विधि द्वारा सूचनाओं में सूचना भरते समय की बहुत सी त्रुटियां रह जाती है। इस विधि में उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेज पाते हैं। इस विधि में लोचीलता का अभाव होता है। पक्षपात होने की संभावना रहती है। गणक या अनुसूची विधि। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली को तैयार की जाती है। फिर गणक उसे लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज देता है। वे सूचना से प्रश्न पूछकर स्वयं भरते हैं। इसकी क्या उपयोगिता हो सकता है? जहां गणक सूचना के भाषा, रीति रिवाज से परिचित हो और निपुण हो, जिनका क्षेत्र विस्तृत हो, तो इसमें क्या गुण आएगा? तो इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। निरक्षर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है। इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में या कुछ विपक्ष में होते हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती है। कोई गणक स्वयं सूचनाएं इकट्ठा करता है। तो इसका अवगुण क्या होगा? यह काफी खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणक प्रयोग में लाए जाते हैं। यह अधिक समय लेता है। यदि उचित संख्या में गणक उपलब्ध नहीं हो तो अनुसंधान पूर्ण नहीं होता है। पक्षपातपूर्ण गणकों की सूचनाओं में शुद्धता नहीं रहती है। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण: प्रश्न शुद्धता, सरल एवं स्पष्ट हो, प्रश्नों की संख्या कम हो, प्रश्न अनुसंधान से संबंधित
होने चाहिए। प्रश्नावली में सूचकों को गणना करना पड़े ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिसमें पूछे गए प्रश्नों की सत्यता जांच हो सके। द्वितीय या गुणक आंकड़ों के संकलन विधियां। इस प्रकार के आंकड़ों को दो प्रकार के संकलन किया जाता है। प्रकाशित स्रोत, ये प्रकाशित स्रोत, इसमें क्या क्या आएगा? सरकारी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन से, अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन से, आयोग एवं समितियों के रिपोर्ट से, व्यापारिक संघों के प्रकाशन से। तो ये सब क्या आएगा? प्रकाशित स्रोत में आएगा। अप्रकाशित स्रोत क्या क्या होगा? आंकड़ों के वे सभी स्रोत जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए हैं और उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, अप्रकाशित स्रोत के आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े सरकार, विश्वविद्यालय, निजी संस्थान तथा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंकड़े संकलित करते रहते हैं, और ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें वो प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये क्या होगा? अप्रकाशित स्रोत होगा। अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त आंकड़े की विशेषता क्या होता है? तो ये कम खर्चीले होते हैं, इसमें समय और धन की बचत होती है, ये वर्तमान उद्देश्य की पूर्णता पूर्ति नहीं करता है और इसमें कम शुद्धता पाया जाता है। तो ये किस में आएगा? अप्रकाशित स्रोत होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? गणना तथा परिदृश्य विधियां। मद आइटम, किसी समूह या जनसंख्या की एक नई इकाई को मद कहते हैं। जनगणना की अवधारणा, जनगणना का तात्पर्य किसी अनुसंधान क्षेत्र के समग्र मदों अथवा कुल समूह से है। इस संग्रह मदें किसी क्षेत्र की जनसंख्या भी हो सकती है या अन्य प्रकार की दूसरी मदें भी हो सकती है। इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे। यदि किसी कारखाने में 1000 व्यक्ति कार्य कर रहा है तो जनगणना की अवधारणा के अनुसार 1000 व्यक्ति को कारखाने की जनसंख्या कहा जाएगा और इन सभी मदों को लेकर किया गया अनुसंधान तो जनगणना विधि कहलाएगा। परिदृश्य की अवधारणा, समग्र में से चुने उन मदों को परिदृश्य कहते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परिदृश्य की सभी विशेषताओं को से समग्र की सभी विशेषताओं के प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की जाती है। तो इसको भी उदाहरण में समझते हैं। मान लो कि 11th की कक्षा में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में रुचि लग रहा है, जिसको कला, किसी को तो वाणिज्य एवं विज्ञान के क्षेत्र शामिल हैं, छात्र शामिल हैं। तो इसके लिए हमें कला से एक विद्यार्थी, वाणिज्य से एक विद्यार्थी और विज्ञान से एक विद्यार्थी लेते हैं। तो यह अपेक्षा की जाती है कि ये चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने विषय की विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनगणना विधि। जनगणना विधि यह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या सभी मदों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनगणना विधि या इसका उपयोगिता, जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो वहां पे प्रयोग होता है, जिसमें गुणों में विभिन्नता अधिक हो, जहां अनुसंधान से अधिक शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जरूरत हो, जहां गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहां सभी आंकड़े
समान महत्व के हो और प्रत्येक मद का अध्ययन करना आवश्यक हो। जनगणना विधि के गुण। इस विधि में पक्षपात की संभावना कम रहती है क्योंकि इसमें आंकड़े सभी मदों के लिए लिए जाते हैं। इसमें विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक पाया जाएगा। जनगणना विधि से आंकड़े के विस्तृत सूचना प्राप्त की जाती है क्योंकि इसमें अनेक विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष जांच के लिए जहां सीधे तौर पर कुछ विषयों का अध्ययन संभव नहीं हो, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि, ये सब जनगणना विधि का परिणाम आए होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आंकड़े के संग्रह का MCQ क्वेश्चंस, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।